हेलो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स हम पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने उनकी प्रिपरेशंस देख ली थी। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही डिस्कस कर लिया था। बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही इनको पढ़ते हैं और वो हमने एरोमेटिक को एलिफेटिक के साथ ही कंपेयर करते हुए स्टडी कर लिया था। ठीक है, बात आती है केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी जो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शन है, जो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन जो ग्रुप की रिएक्शन है, वो तो सेम वैसी है जैसे एलिफेटिक में थी, सेम वैसी यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जैसे कि एएनआर रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो तो बिल्कुल सेम है जैसी एलिफेटिक की थी वैसी यहाँ है। ठीक है, बस ये जरूर हो सकता है कि रिएक्टिविटी थोड़ी सी इनकी क्या हो, स्लो हो। ये क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए रिएक्टिविटी जरूर स्लो हो सकती है। हो सकता है कुछ रिएक्शन ही ना भी दें, बाकी जो जनरल जो मेन रिएक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो इनकी भी वैसी होती है जैसे एलिफेटिक वालों की होती है। तो यहाँ अब हमको केमिकल प्रॉपर्टीज जो इनकी देखनी है एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो हमको देखनी है ओनली ड्यू टू बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग की वजह से केमिकल रिएक्शंस आ रही है वही हमको स्टडी करनी है। और हमको पता है कि बेंजीन रिंग की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हमको यहाँ इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखनी है। ठीक है, तो क्या है हेडिंग हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, benzene ring of aromatic aldehyde and ketone, benzene ring of aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketone, aromatic aldehyde ketone के benzene ring की रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ benzene ring of aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones की बेंजीन रिंग की रिएक्शन हमको करनी है। ठीक है ना? अब हमको पता ही है कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ दो चीजें जो है दिमाग में जो आती हैं कि क्या, कि फर्स्ट चीज तो ये कि सब्स्टिट्यूशन ही क्यों, है ना? बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन ही क्यों, और वो सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का ही क्यों, है ना? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमको एडिशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो अब हम दो चीजें यहाँ पे देखनी होगी कि बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों है, साथ में वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक टाइप का भी हो सकता है। अगर पोलर सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक टाइप का भी हो सकता है। तो दोनों चीजें पहले क्लियर करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ही क्यों। ठीक है, आओ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन को दोनों ही तरह की रिएक्शन ऑफर करेंगे। बेंजीन में दोनों ही टाइप की रिएक्शन करवाएंगे, दोनों ही टाइप की रिएक्शन कराएंगे, एक एडिशन रिएक्शन भी करवाएंगे और एक बार सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे। मान लीजिए रिएजेंट एक्स वाई के साथ हमारी रिएक्शन है, ठीक है, एक्स वाई के साथ, और अब एक बार हम इसको एडिशन, एक बार हम एडिशन ऑफर करेंगे और एक बार हम सब्स्टिट्यूशन भी इसको ऑफर करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि कहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट आता है। और हमको पता है कि रिएक्शन या रिएक्टेंट्स हमेशा उसी रिएक्शन पाथ को फॉलो करेगा जहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो एडिशन रिएक्शंस में हमको पता है कि एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। एक पाई बॉन्ड, है ना, मैं यहाँ पे एक एच अलग से लेके चलता हूँ। एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और उससे दो फ्री वैलेंसी बनती है, और फिर ये जो भी रिएजेंट है उसके जो दो पार्ट है दोनों एक एक वैलेंसी पे ऐड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। ये लो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो फ्री वैलेंसी बनेंगी। ठीक है, ये तो एच है ही हमारा, एक फ्री वैलेंसी हो गई, एक फ्री वैलेंसी हो गई, एक पे एक्स और एक पे वाई लग जाएगा। ये हो जाती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एडिशन रिएक्शन हो रही है, इस एडिशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो रेजोनेंस अगर करवाएंगे तो अब ये रेजोनेंस ये पूरा रिंग में, ये पूरा एंटायर रिंग में पूरा कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि अब यहाँ जो रिंग जो इस तरह की बनती थी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, और अगर हाइब्रिड फॉर्म में दिखाएं तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा इनकम्प्लीट रिंग के साथ।
ठीक है, ये H, ये X और ये Y, तो ये है एडिशन का प्रोडक्ट। क्या हो गया? ये हो गया एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब एडिशन प्रोडक्ट हमने देख लिया, अब कराते हैं कौन सा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो देखो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, अब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो जैसे अब यहाँ हम H का सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, तो H के बदले में X या Y में से कोई भी एक पार्ट इसमें लग जाएगा। तो अब जैसे X हमने अगर लगा दिया है, H की जगह पर हमने X लगा दिया है, यानी कि H का रिप्लेसमेंट कर दिया X से, तो जो H है वो तो किसके साथ? Y के साथ HY बन के चला जाएगा। ठीक है, ये X हो ही गया, आ गया। और अब अगर हम देखें तो अब यहाँ बेंजीन रिंग अभी भी क्या है? कंप्लीट है। बेंजीन रिंग अभी भी यहाँ पे कंप्लीट है, कुछ इस तरह से। अगर रेजोनेंस फॉर्म में देखें तो यहाँ हमको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग अभी भी कैसी है? कंप्लीट है। ठीक है, वो तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्ट है उसमें रिंग अभी भी कैसी आ रही है? कंप्लीट आ रही है। तो ये तो है क्या? प्रोडक्ट विद क्या? कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग के साथ प्रोडक्ट किसके साथ मिल रहा है? विद कंप्लीट रिंग। यहां तो कंप्लीट रिंग के साथ आ रहा है। इसका एडिशन का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? विद इनकम्प्लीट रिंग। इसका प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट रिंग। ठीक है, विद इनकम्प्लीट रिंग। आगे समझ। और हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, बेंजीन रिंग के लिए जो रिंग की स्टेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है, मतलब कि वही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। होने में तो हमको एक पाई के बदले में 2 सिग्मा मिल रहे हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके बदले में 2 सिग्मा मिल रहे हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी तो वैसे यहां भी बन रही है, लेकिन ये स्टेबिलिटी रिंग वाली स्टेबिलिटी से क्या है? कम है। यानी कि रिंग वाली जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा डोमिनेट करती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए अब जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है ये है कैसा? ये है मोर स्टेबल। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल है, और एडिशन का जो प्रोडक्ट आ रहा है जो इनकम्प्लीट रिंग के साथ आ रहा है ये कैसा है? ये लेस स्टेबल है। आगे समझ में। और अब हमको पता है कि रिएक्शन हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करती है? रिएक्शन हमेशा उसी पाथ को फॉलो करती है जहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट आता है। तो ये जैसे कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए रिएक्शन या बेंजीन रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेंगे और एडिशन रिएक्शन को अवॉइड कर देंगे। एडिशन को क्या करेंगे? वो अवॉइड करेंगे और सब्स्टिट्यूशन को ही वो प्रीफर करेंगे। आ गया। तो ये तो हमने समझा कि सब्स्टिट्यूशन ही क्यों। ठीक है, ये तो हमने समझा कि सब्स्टिट्यूशन क्यों। अब हमको समझना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि अगर इसके पास, अगर बेंजीन रिंग के पास कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल अगर इसकी तरफ आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है वो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड है वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर इसमें, है ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में और बेंजीन का जो पाई क्लाउड है इनमें क्या होगा? इनमें होगा रिपल्शन। क्या होगा? इनमें लगेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो इससे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा और इस पर अटैक करने नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट होगा, बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये पाई क्लाउड है, नेगेटिव क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पाई क्लाउड की तरफ क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। आगे समझ। तो इस तरह से फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने आएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ आ रहा है, और ये जो H है यहां से वो H प्लस के फॉर्म में यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल के बदले में दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ये जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हम इलेक्ट्रोफ्यूज भी बोल सकते हैं, और ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है जो कि यहाँ पे अटैक करने आ रहा है। तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने कि बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होती है। ठीक है, अब हमको देखना है इसमें क्या कि जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका कैसा इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, यानी कि उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, आओ देखते हैं। आ गया, ये तो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है। अब हमको देखना है नेक्स्ट क्या कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है वो कैसी नेचर का है, वो इलेक्ट्रॉन, वो ओपीडाइटिक नेचर का है या मेटिडाइटिक नेचर का है, उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा है, ये हमको देखना है।
तो कैसे देखते हैं ये इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम एक ऑर्डिनरी बेंजीन लेते हैं। अगर एक ऑर्डिनरी बेंजीन की बात करें, ठीक है, एक ऑर्डिनरी बेंजीन की हम बात करें तो इस बेंजीन के ऑल 6 कार्बन एंड और उनकी जो 6 हाइड्रोजन है वो क्या है, वो बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी बेंजीन की बात करें तो सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन सब क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसलिए अब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी कोई सी भी एच के रिप्लेसमेंट से आए, वो किसी भी एच को हटा के आए, इस एच की जगह पर आए या यहाँ आए, है ना, या यहाँ आए, कहीं भी आए, है ना, इन 6 पोजीशंस में कहीं भी आए तो सेम बात होती है, प्रोडक्ट हमको एक ही मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है ना। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी हम लगाएं तो प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। ठीक है, ये लोग कहीं भी लगा लें तो एक ही प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी बेंजीन है तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आए एक ही बात है। ठीक है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मतलब कि उसके सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, आइडेंटिकल है, किसी के भी एक के बदले में आए एक ही बात होती है। बट प्रॉब्लम कब होगी, जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अगर हम कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करें, है ना, जिस पर एक ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड होगा, जैसे ये अगर हमने कोई एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ले ली है, एक जेड ग्रुप यहाँ पे पहले से अटैच है और अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, अगर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है अटैक करने के लिए तो अब उसकी ऑल 6 कार्बन और उसके ऑल 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन उसके क्या आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो अब डिफरेंशिएट हो गए, वो अलग अलग होकर डिफरेंशिएट हो गए, है ना। अगर उनको देखें तो किस तरह से देख सकते हैं अपन कि वो इस तरह से डिफरेंशिएट हो गए। जेड के रेस्पेक्ट में ये एच या ये पोजीशन हम बोल सकते हैं, ये एच जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन वाली एच है, ऑर्थो एच, ये मेटा वाली है, ये पैरा वाली है ना। तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, ये दोनों पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाएगी और ये पैरा। तो 2 ऑर्थो 2 मेटा 1 पैरा। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां आए या यहां आए या यहां आए तो अब एक ही बात नहीं है, 3 डिफरेंट चीजें यहाँ पे हो रही है, तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहां से हमको मिलेंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं, ये लो, एक बार जेड ई, है ना, ऑर्थो पे आ जाए या मेटा पे आ जाए या फिर कहां आ सकता है, या पैरा पे आ जाए। ठीक है, इस तरह से ऑर्थो पे आ जाए, मेटा पे आ जाए या पैरा पे आ जाए, इस तरह से आ सकते हैं। तो 3 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो रही है। बट कभी भी तीनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं आते, है ना। ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो तीनों पोजीशन पे एक साथ नहीं आएगा कि सेम मतलब एक ही कंपाउंड से तीनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ऑर्थो वाला भी मिल गया, मेटा वाला भी मिल जाए, पैरा वाला भी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आता है ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, या तो किसका आता है, या तो आता है मिक्सचर ऑफ किसका, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, या तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आता है, या फिर आता है ओनली मेटा, या फिर आता है क्या, ओनली मेटा। इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, है ना। तो ये हमने बताया कि क्या, कि पॉसिबिलिटी 3 है, पॉसिबिलिटी तो 3 है, बट वो पॉसिबिलिटी तीनों जो पॉसिबिलिटी है एक साथ कभी ऑब्जर्व नहीं होगी। कैसे ऑब्जर्व होगी, या तो ऑर्थो पैरा एक साथ आएंगे या फिर अकेला आएगा मेटा। ठीक है, और ये सब डिसाइड करता है कि मतलब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये सब डिपेंड करता है या डिसाइड करता है कौन, ये जो जेड ग्रुप है, जो ऑलरेडी अटैच जो जेड ग्रुप है, ये सब इसके नेचर पे डिपेंड करता है। और इस बेसिस पे ये जेड ग्रुप हो जाते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। एक तो बन जाएगा ओपी डायरेक्टिंग, ठीक है, जेड ग्रुप 2 टाइप के हो जाएंगे, एक तो ओपी डायरेक्टिंग, एक क्या, मेटा डायरेक्टिंग, ओपी डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। आ रही बात समझ, कैसे, अगर इलेक्ट्रोफाइल को, अगर ये जेड ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को अलाउ करता है कहां के लिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए, तब तो ग्रुप की नेचर होती है क्या, ओपी डायरेक्टिंग। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां, मेटा पोजीशन के लिए अलाउ करता है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन के लिए अलाउ करता है तो फिर ग्रुप की नेचर कहलाती है क्या, मेटा डायरेक्टिंग। तो इस तरह से ग्रुप की 2 नेचर हो जाती है, ओपी डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अब हमको यहाँ पे ये सीखना है कि जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है
जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, उसकी नेचर कैसी है, वो ओपी डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है ना। तो ये हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि उसी अकॉर्डिंग फिर हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर ग्रुप की नेचर ओपी डायरेक्टिंग है तो हमको ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिलेगा, अगर ग्रुप की नेचर मेटा डायरेक्टिंग है तो फिर हमको मेटा का मिक्सचर मतलब मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। है ना। तो अब हमको देखना है कि क्या कि जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है वो कैसी नेचर का है, वो मेटा डायरेक्टिंग है या ओपी डायरेक्टिंग है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे देखें। तो किसी भी एक ग्रुप को लेकर हम बात कर सकते हैं, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप को ले लो चाहे कीटोन ग्रुप को ले लो, दोनों के लिए सेम नेचर आएगी। ठीक है, तो अपन एल्डिहाइड ग्रुप लेके इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो बेंजोइलिएट का एग्जांपल ले रहे हैं इसमें अपन, और ये लो, ये बेंजोइलिएट में अपन ने यहां से बेंजोइलिएट के ग्रुप की नेचर की बात करें तो बेंजोइलिएट ग्रुप कैसी नेचर का है, मतलब कि उसका एम इफेक्ट हम देखें तो एम इफेक्ट क्या बनेगा उसका, प्लस एम या माइनस एम। तो इसका जो एम इफेक्ट है सीएचओ ग्रुप का जो एम इफेक्ट है वो है कैसा, माइनस एम इफेक्ट। कैसे बना माइनस एम इफेक्ट, ये इस तरह से बना कि सी और ओ कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पुल करके रखेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, सी पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्योंकि सी जो कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किससे पूरी करेगा, वो बेंजीन रिंग से पूरी करेगा। और जब बेंजीन रिंग से पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो इससे सीएचओ ग्रुप की नेचर यानी कि उसका एम इफेक्ट बन जाता है कौन सा, माइनस एम इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इसका बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी से विड्रॉ कर लेने वाला इफेक्ट, रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब सीएचओ ग्रुप का जो एम इफेक्ट है वो हमको समझ में आ गया कि वो माइनस एम इफेक्ट है। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मतलब विड्रॉ करेगा, तो फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर ऑक्सीजन के पास, और अब इस तरह से इसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। है ना, पहले भी करवाया हमने ये रेजोनेंस, जब केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर कर रहे थे, केमिकल रिएक्टिविटी जब हम कंपेयर कर रहे थे तब भी हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। तो अब इस तरह से रेजोनेंस चलेगा इसमें, ये है ना, यहां सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 तो पहले से थे, अब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उठ के किस पे आ गए, ऑक्सीजन पे। ठीक है, और अब यहां हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इस कार्बन का था जो कि अब इसके पास नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो दोनों कार्बन है, जो बेंजीन का ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनको कोई लॉस भी नहीं हुआ है और कोई गेन भी इनको नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से अब आगे रेजोनेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड था ही, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब डेफिशिएंसी इस कार्बन पे हो गई है। और फिर ये सी और ओ, ये नेगेटिव, ये एच, और फिर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, ये लो ये, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से, और सी ये ओ नेगेटिव, ये यहाँ एच, और फिर लास्ट में वापस ये लॉन्ग पेयर उतर के यहाँ आएंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी ये बन जाएगी फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इस तरह से ये और ये यहाँ वापस से डबल बॉन्ड, और ये एच है ना, और यहाँ वही 2 लॉन्ग पेयर। ये इस तरह से इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं। ठीक है, बेंजोइलिएट की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना के दिखाई है, और अब इनसे बनाएंगे इसका क्या, हाइब्रिड। ठीक है, अब हाइब्रिड अपन देखें है ना, यहां से इनका अगर हाइब्रिड बनाए, ठीक है, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, हाइब्रिड बनेगा तो देख सकते हैं हाइब्रिड किस तरह से बनेगा।
सी ओ और ये एच कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं सी और ओ के बीच में कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है ना, तो कभी सिंगल कभी डबल है, इसलिए हम क्या बना देंगे, पार्शियल डबल। ये पार्शियल डबल बना दिए, ठीक है। यहां भी कभी सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड है, तो यहां भी हो जाएगा पार्शियल डबल, ठीक है। और रिंग फिर बना ही देंगे। और चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इससे भी पार्शियल पॉजिटिव है। और ऑर्थो इन पैरा पोजिशन पर भी कैसा चार्ज आ चुका है, ऑर्थो इन पैरा पोजिशन पे भी अगर हम देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुके हैं। आ गया, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड में हमको दिख रहा है कि क्या ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे क्या आ चुके हैं, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। कैसे आए, वो यहां से आए, यहाँ पे ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पैरा पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑर्थो पे फिर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जा रहा है, इसलिए किस फॉर्म में दिखाएंगे इसको, पार्शियल के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से बना, ये बना है CHO के माइनस एम इफेक्ट की वजह से। CHO का जो माइनस एम इफेक्ट है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, और फिर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर वही पॉजिटिव चार्ज इधर पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट। और अब इससे क्या होगा, अब इससे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, अब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले सेंटर्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले सेंटर्स पे क्या आएगी, यानी कि हम ये बोले कि क्या एक पॉजिटिव चार्ज वाला क्या पॉजिटिव पॉइंट पर पॉजिटिव सेंटर्स पे आएगा, नहीं आएगा। तो अब ये यहां तो नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है ना। जबकि मेटा पे अगर हम बात करें, अब यहाँ मेटा पोजीशन की अगर बात करें तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा तो नहीं है, बट ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के कंपैरिजन में मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है। इसलिए अब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा अटैक करने के लिए, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है कहां पर, मेटा पोजीशन पे। कहां आएगा, मेटा पोजीशन पे। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो मेटा पोजीशन पे आया है, क्यों आया, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा के कंपैरिजन में क्या है, कम है, और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मेटा पे थोड़ी ज्यादा है, तो मेटा पे आ रहा है। और जो कम हुई है ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई है, वो कम किसकी वजह से हुई, किसने की है, वो कम की है CHO ग्रुप ने। तो CHO ग्रुप ने क्या किया, CHO ग्रुप ने अपने माइनस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बना दिया है क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर दी है। इसलिए अब अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है अब वो आता है कहां पर, मेटा पोजीशन पे। और इसलिए फिर ग्रुप की नेचर, यानी कि CHO ग्रुप की नेचर जो बनती है वो फिर बनती है कैसी, मेटा डायरेक्टिंग नेचर। तो CHO ग्रुप क्या कर रहा है, आने वाले को कहां, आने वाले को कहां के लिए बोल रहा है ना। CHO ग्रुप अब कैसी नेचर का हो गया, मेटा डायरेक्टिंग नेचर का हो गया है। अब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां के लिए डायरेक्ट कर रहा है, मेटा पोजीशन के लिए डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अब ये अटैक करने नहीं आ पाएगा। तो ये तो समझा हमने कि CHO ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो CHO ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमको समझ आ गया कि वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर हम कंपेयर करें इसके लिए, है ना, अगर हम कंपेयर करें इसको किससे, ऑर्डिनरी बेंजीन से, है ना। अब हम ये भी देखते हैं, ग्रुप की नेचर तो देख लिया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देख लिया, हमको ग्रुप का एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ये भी देखना होता है। तो कैसे देखें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, कि पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे किससे, बेंजीन से, ऑर्डिनरी बेंजीन से कंपेयर करेंगे बेंजेल्डिहाइड को, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड को कंपेयर कर रहे हैं ऑर्डिनरी बेंजीन से, ये लो, ये रहा CHO ग्रुप। और अब हम देखेंगे क्या, अब हम एक अटैक करने के लिए किसको लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल किस बेंजीन रिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, एक ऑर्डिनरी बेंजीन रिंग की तरफ या एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की बेंजीन रिंग की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, रिंग का जो क्लाउड है, बेंजीन रिंग का जो नेगेटिव क्लाउड है, बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड है, वो तो जितना इस पर है ना, जितना इस रिंग पर है उतना ही किस पर है, इस पर भी, ठीक है। तो वो रिंग का जो पाई क्लाउड है वो तो दोनों पे इक्वल है, वो तो दोनों पे सेम है, ठीक है।
अब जो CHO ग्रुप है उसने क्या किया था, उसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे, तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं ना कहीं क्या किया गया, कम हो गई है। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है समझ में आ गया, क्योंकि इसका माइनस एम इफेक्ट है, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहां क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आई है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, यहां बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां कम किसकी वजह से हुई है, इधर जो बेंजल्डिहाइड है इसमें कम क्यों हुई है, इसमें माइनस एन इफेक्ट था, उसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, विड्रॉ कर लिए, और उससे फिर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो हमको पता है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो वहीं ज्यादा जाएगी जहां अच्छा उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो इसकी तरफ तो जाएगी कैसे, फास्ट, और इसकी तरफ जाएगा कैसे, अगर उसको इसकी तरफ जाना हो तो वो इसकी तरफ जाएगा कैसा, स्लो, इसकी तरफ स्लो जाएगा, इसकी तरफ फास्ट जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बेंजीन मतलब बेंजोइलेट की जो रिंग है, बेंजोइलेट की जो रिंग है वो ऑर्डिनरी बेंजीन से क्या हो गई है, लेस रिएक्टिव हो गई है, यानी कि डीएक्टिवेट हो गई है। और अब ये डीएक्टिवेशन जो किया है बेंजीन रिंग का, वो किसने किया है, वो CHO ग्रुप ने किया है। और CHO ग्रुप ने क्योंकि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर दिया है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल के लिए उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया है, ठीक है। इसलिए अब CHO ग्रुप के नेचर को बोला जाएगा कैसा, CHO ग्रुप बन जाएगा कैसा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा कहलाएगा CHO ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप की नेचर बन जाती है कि CHO ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कैसी नेचर का है, वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है विद मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। समझ में आ रही है बात आपको, CHO ग्रुप की अगर पूरी ओवरऑल नेचर बोलेंगे तो कैसी नेचर बोली जाएगी कि CHO ग्रुप एक कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है विद मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अगर आप बंद लिखें तो यहां से अब बात क्लियर हो गई है। 10 क्या, 10 CHO ग्रुप, CHO या फिर आप CO ग्रुप करके बोल सकते हो, कीटो ग्रुप भी बोल सकते हो, कार्बोनिक ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। CHO ग्रुप या कीटो ग्रुप जो है वो कैसे नेचर के हैं, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप is a deactivating group, is a deactivating group with OP directive, sorry, with meta directive influence। deactivating group है with meta directive influence, with meta directive influence, ठीक है। deactivating group with meta directive influence, मेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के साथ वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। आगे समझ में, तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप की जो है वो नेचर कैसी है, कैसा उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना। तो हमको समझ में आ गया कि मेटा डायरेक्टिव है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये होता है, ठीक है। तो ये तो हमने समझा ग्रुप की नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, ये सारी चीजें। अब आएंगे हमारे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल। एग्जाम्पल में हम जो जनरली कॉमन जो एग्जाम्पल देखते हैं वो होते हैं कौन कौन से, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, इस तरह की रिएक्शन इसमें आएगी। तो अब एक एक करके हम उनको देखेंगे, है ना। तो ये तो हो गया नेचर का काम। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ESR, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ESR, है ना। एग्जाम्पल ऑफ ESR, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, ESR रिएक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ESR रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट हम ले रहे हैं क्या, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो हेलोजिनेशन करवाएं तो इनका हेलोजिनेशन करवाएं तो कैसे होगा, ये लो, अगर हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड लेके अगर करवा रहे हैं, ये लो एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने लिया,
CHO और हेलोजन ले लिए Br2 और लुईस एसिड की प्रेजेंस में FeBr3 है ना, FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे FeBr3। तो अब कहां लग जाएगी ब्रोमीन? मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगी है ना। कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, एक H और ये Br और ये Br, तो ये HBr यहां से निकल जाएगा और एक ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये तो हमने एल्डिहाइड की करा दी, हम चाहे तो कीटोन की भी करा सकते हैं। ये तो हमने बेंजल्डिहाइड की कराई, किसकी कराई? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब हम करा रहे हैं किसकी? अगर इसी में कीटोन मिले तो हम कीटोन, एरोमेटिक कीटोन एसिडोफिनोल लिख के समझा सकते हैं बात को। ये लो, ये हमने एसिडोफिनोल लिया COCH3। ठीक है, ये एसिडोफिनोल है और इसका करवा दिया हमने क्या? वही ब्रोमिनेशन FeBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगी। ये COCH3 और ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन। ठीक है, अगर नेमिंग की बात करें तो इसका नेम बन जाएगा क्या? मेटा पे ब्रोमो, मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोल, मेटा पे ब्रोमो एसिटोफिनोल। ठीक है, ये एसिटोफिनोल है और उसके मेटा पोजीशन पे क्या लग गया है? ब्रोमो लग गया है, तो मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोल आ गया। ये था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमने क्या किया? ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन में जनरली ब्रोमिनेशन का ही केस लेते हैं है ना। फ्लोरिनेशन तो उतनी अच्छी, मतलब फ्लोरिनेशन तो हो ही नहीं पाता, आयोडीनेशन उतनी अच्छी रिएक्शन है नहीं, और क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन में ब्रोमिनेशन कन्वीनियंटली हो जाती है, इसलिए ब्रोमिनेशन ही करवाया जाता है। तो ये होगी ESR का फर्स्ट एग्जांपल हेलोजिनेशन। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड एग्जांपल नाइट्रेशन की। ठीक है, तो अब नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन मतलब कि एडिशन ऑफ किसका? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, लो सेकंड एग्जांपल नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मींस क्या? एडिशन ऑफ क्या? नाइट्रो ग्रुप। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप कराएंगे। एडिशन ऑफ क्या? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप होता है क्या? NO और ये नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, एडिशन नाइट्रो ग्रुप की हम बात करें तो किससे कराया जाता है? नाइट्रेशन किससे कराया जाता है? नाइट्रेशन का जो एजेंट है वो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बाई नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आ गया। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमको पता है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, तो अब इससे रिएक्शन कराएंगे। कैसे रिएक्शन होनी है? वही बात है, एक बार एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे हम और एक बार कीटोन ले लेंगे और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हमको लगा देना है। ठीक है, ये लिया हमने HNO3 कंसंट्रेटेड, ये तो रिएक्शन करेगा। H2SO4 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। H2SO4 किसकी तरह एक्ट करता है? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये रहा कंसंट्रेटेड क्या? H2SO4 जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम की जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब कैसे रिएक्शन होगी? यहां से एक H है ना, समझने के लिए, याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, एक H यहां से निकाल दी और HNO3 को हम इस तरह से लिख रहे हैं HONO2। इस तरह से लिखने के पीछे पर्पस था कि हम क्या यहां से वाटर का रिमूवल शो कर सके, और NO2 अब यहां लग जाएगा। मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया है और बन गया है क्या? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है ना। मेटा पे नाइट्रो लग गया है और यहाँ CHO लगा हुआ है ही। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट जो है इसका वो है क्या? वाटर। ठीक है, इससे पीछे जो हेलोजिनेशन रिएक्शन थी उसमें हमने बाई प्रोडक्ट लिखा नहीं है, उसका बाई प्रोडक्ट HBr है। ठीक है, आ गया। ये हमने बेंजल्डिहाइड से करवाया, तो बेंजल्डिहाइड से हमने बनाया है क्या?
मेटा नाइट्रो, मेटा पे नाइट्रो लग गया है, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन एरोमेटिक कीटोन से करें तो एरोमेटिक कीटोन से भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, बस क्या एसिडोफिनॉल ले लेंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये लो, ये COCH3, ठीक है, ये हो जाता है अपना एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। ठीक है, और ये वही सेम कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, सेम मेनर में रिएक्शन होगी, यहां दिखा रहे हैं वैसे ही है ना, अभी दिखा रहे नहीं है, वो एक ही बात है ना। तो अब कंसंट्रेटेड H2SO4 और मेटा पोजीशन पे फिर नाइट्रो ग्रुप का एडिशन, तो अब ये बन जाएगा क्या, मेटा पे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मेटा पे नाइट्रो लगा देंगे NO2 और यहाँ क्या है COCH3। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में वही H2O है, और नेम की हम बात करें तो मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉल, इनके कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कॉमन नेमिंग ही हम कर रहे हैं। ठीक है, मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉल, मेटा नाइट्रो एसिडोफिनॉल। आगे ये था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एक चीज जो देखने की है, नाइट्रेशन में जो बेंजिल मतलब जो नाइट्रेशन प्रोडक्ट है उसकी यील्ड कोई बहुत अच्छी नहीं आती है। यील्ड कैसे आएगी, कम ही आती है, 50% यील्ड है, 50% ही यील्ड यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ भी पुअर यील्ड ही आती है। ठीक है, पुअर यील्ड 50% बोल दो या पुअर यील्ड बोल दो, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कंसंट्रेटेड HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, वो नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ साथ एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और वो बेंजल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड बना देगा, इससे भी बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड करके बनते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो वो एल्डिहाइड कीटोन को थोड़ा बहुत, इनके एल्डिहाइड कीटोन के कुछ अमाउंट को वो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट जो है, मतलब जो नाइट्रो प्रोडक्ट है, वो फिर हमको उतने अच्छी यील्ड में नहीं मिल पाते। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये था नाइट्रेशन। आ गया, तो ये हो गया हमारी सेकंड ESR रिएक्शन, और थर्ड ESR जो रिएक्शन आ रही है वो है क्या, हमारी सल्फोनेशन। ठीक है, तो सल्फोनेशन में क्या होता है ना, अगर मैं इसी में थोड़ा सा समझा दूं, तो थर्ड जो रिएक्शन है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो सल्फोनेशन क्या है, एडिशन ऑफ क्या, सल्फो, किस ग्रुप का एडिशन, सल्फो ग्रुप का एडिशन, मतलब कि सल्फोनिक एसिड सही है ना, सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H। ठीक है, SO3H ग्रुप का एडिशन, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, इसका एडिशन क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो बात होगी सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या है, हमको पता है सल्फोनेशन या तो करवाया जाता है बाई क्या, कंसंट्रेटेड, अब जैसे यहाँ तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी करवा सकते हैं, और नहीं तो फिर हम किससे करते हैं, और बाई फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब कि H2SO4 के साथ SO3 की क्या होती है, फ्यूम्स होती है, SO3 फ्यूम्स। ठीक है, या तो किससे करवाया जाता है सल्फोनेशन, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया जाता है, या फिर फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं, यानी H2SO4 के साथ SO3 की फ्यूम्स होती है, और ये ना लें तो इसी का सिमिलर कंपाउंड लेते हैं क्या, ओलियम, ओलियम भी हम ले सकते हैं H2S2O7 करके। ठीक है, ये ओलियम का फॉर्मूला है, इससे भी सल्फोनेशन करवाया जाता है। आगे ये वाली बात समझ। ठीक है, तो अब सल्फोनेशन कराते हैं, तो बस चेंज क्या करना है हमको, ये रिएजेंट चेंज कर देने हैं। ठीक है, ये लो रिएजेंट्स को चेंज कर देते हैं अपन। ये बेंजोइलेट, पहले बेंजोइलेट का सल्फोनेशन कराया, क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, और वही मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर SO3H आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। और नेम की अगर बात करें
तो इसकी नेमिंग हो जाएगी क्या, ठीक है। अब इसकी नेमिंग देखो, अब इसे मेन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड मेन ग्रुप है या SO3H मेन ग्रुप है। तो IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल देखें हम, तो उससे हमको पता चलेगा कि SO3H जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे COOH आता है, सेकंड नंबर पे SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप आता है। CHO तो काफी नीचे आता है उससे। तो फिर अब CHO यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी ग्रुप है, SO3H जो मेन ग्रुप है। तो नेमिंग इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे हो जाएगा, तो बोला जाएगा क्या, मेटाफॉर्माइल, मेटा पे फॉर्माइल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड अब यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका भी बाई प्रोडक्ट H2O ही है, वाटर ही बाई प्रोडक्ट इज काइंड। अगर मैं आपको इसकी भी थोड़ी सिंपल फॉर्म में दिखाऊं समझने के लिए, है ना, रियल मैकेनिज्म कुछ और है, रियल मैकेनिज्म अलग है। मैं अभी जस्ट केवल आपको लर्न करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे याद रखें इसको। इसको भी आप सेम नाइट्रेशन वाले मैनर में याद कर सकते हैं। आप H2SO4 को इस तरह से लिख लें, HOSO3H, ठीक है, HOSO3H लिखेंगे तो फिर यहां से क्या, यहां से इस तरह से हम वाटर रिमूव करके दिखा सकते हैं और SO3H का इस पर एडिशन शो कर सकते हैं। आ गया, तो इस तरह से सल्फोनेशन होता है। मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप का एडिशन है और मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, यही एसिडोफिनोल में करा दो, तो बस चेंज क्या करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 की जगह पर ले लेंगे कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4, ठीक है, ये तो हटा ही देंगे। और अब मेटा पोजीशन पे आ जाएगा क्या, SO3H, मेटा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। और फिर वही बात नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो अब वही SO3H मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसको एज ए प्रीफिक्स बोला जाएगा। और पूरे COCH3 ग्रुप को बोला जाता है एसिटाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, एसिटाइल। तो अब इसकी नेमिंग अगर हम करें, इसका नेम हो जाएगा क्या, मेटा पर एसिटाइल, है ना। पूरे इस ग्रुप का नेम है एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा पे एसिटाइल है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसका सफिक्स आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, सल्फोनेशन, ठीक है। तो ESR का थर्ड एग्जांपल हमने देख लिया सल्फोनेशन। इससे पहले हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और अब थर्ड हमने देखा सल्फोनेशन। आ गया। अब आता है फोर्थ और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की अगर बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस शो नहीं करते, ठीक है। क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। ये लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिनमें कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडाइलेशन होता है, बेंजोइलेशन भी होता है, इस तरह की रिएक्शन होती है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। एरोमेटिक aldehydes and ketones, aromatic aldehydes and ketones do not show, ketones do not show Friedel-Crafts reaction या do not give Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reactions ये शो नहीं करते। अब रीजन क्या है, क्यों नहीं करते Friedel-Crafts reactions, क्यों शो नहीं करते? तो अब अपन इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख देते हैं, व्हाई, क्यों। तो रीजन इसका बनेगा ड्यू टू क्या, ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ क्या, कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ क्या, डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की डीएक्टिवेटिंग नेचर है, यानी जो CO ग्रुप है चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, हमने देखा ही है कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये क्या कर देंगे, रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर देंगे और अब
लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर सकता। एक और थोड़ा सा फैक्टर इसमें हम ये भी देख सकते हैं, मतलब कि ये तो हमारा फर्स्ट और मेन रीजन तो ये हो ही गया कि रिंग का क्या कर दिया उन्होंने, सीएचओ ग्रुप ने रिंग का डीएक्टिवेशन कर दिया, और डीएक्टिवेशन के बाद डीएक्टिवेटेड रिंग, कभी भी डीएक्टिवेटेड रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट से जो डीएक्टिवेशन हो जाता है उसके बाद फिर कोई भी बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। हेलोजन की बात अलग है, हेलोजन का हमने पढ़ रखा है एल्केन एल्यूमिन में कि उसमें एक्सेप्शन लग जाता है, एक्चुअल में उनका प्लस एम इफेक्ट है। हम बात कर रहे हैं कि माइनस एम इफेक्टिंग कोई भी ग्रुप होंगे वो कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो रिंग को अच्छा खासा डीएक्टिवेट कर देंगे, और रिंग अगर डीएक्टिवेट हो गई है तो फिर वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग पर एक सफिशिएंट क्लाउड का होना नेसेसरी होता है, ठीक है। आ गया, तो एक रीजन तो ये। सेकंड रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इसका जो कैटलिस्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है NH+AlCl3, तो वो क्या करता है NH+AlCl3 कार्बोनिल ग्रुप जो है NH+AlCl3 के साथ रिएक्शन भी कर लेता है, कुछ इस तरह से हम लिखाएं तो एक बार लिख देते हैं क्या, ड्यू टू रिएक्शन विद कैटलिस्ट NH+AlCl3, कैटलिस्ट NH+AlCl3, NH+AlCl3 के साथ भी क्या NH+AlCl3 के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से भी फिर वो रिएक्शन अब वो रिंग को और ज्यादा डीएक्टिवेट कर देगा। तो थोड़ा मैं इसको दिखाऊंगा इस तरह से, ये देखो ये CHO या कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है, और अब ये ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है, ये आया NH+AlCl3, ठीक है, ये NH+AlCl3 है इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर, ठीक है। जब ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा तो अब यहाँ ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब वो बेंजीन रिंग वाले कार्बन से देखिए इस तरह से कुछ है, ये यहां हो गया, और ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये AlCl3 एल्यूमिनियम पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर, अब इसके पास एक ही लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज बन गई है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज यहां से पूरा करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से पूरा करेगा, मतलब अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे कम हो जाएगी, ठीक है, इस कार्बन पे इस तरह से कम हो जाएगी, है ना। तो जो दिखा देते हैं अपन इसको, ठीक है, ये रहा, और ये CH, और ये यहाँ O, अब ये तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो फिर से न्यूट्रल हो गया, और इस C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, किस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पुल करेगा, और रिंग को कर देगा अच्छा खासा डीएक्टिवेट, आया समझ में, तो ये रिंग को अच्छा खासा डीएक्टिवेट कर देगा, और अब यहाँ डीएक्टिवेशन, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगा, कैसा डीएक्टिवेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन, और अब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन के बाद अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हमने देखा, सेकंड पॉइंट भी हमने देखा कि AlCl3 जो कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्शन करके रिंग का क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन हो जाता है, इसलिए फिर अब ये बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए इसके ऊपर सफिशिएंट क्लाउड रहता नहीं, तो इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। आ गया, तो 2 रीजन है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो तो डीएक्टिवेशन का ही है, थोड़ा बहुत रीजन ये भी इसमें काम करता है, इससे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन होता है और फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस रूल्ड आउट हो जाती है। तो ये थी ESR रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। इसी के साथ में हमारे एल्डिहाइड कीटोन वाला जो टॉपिक है, जो 12th सिलेबस का जो एल्डिहाइड कीटोन वाला जो टॉपिक है, यानी कि पार्ट 1 कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब हमारा वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ये